हेलो एवरीवन, वेलकम टू इतेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो उनको सॉल्व किया था। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरी प्लेलिस्ट का, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग की, और जो कि जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए AAO, FO या ADO, एस्को के लिए है, उसका भी लिंक दे दूंगा। तो वहाँ से जाकर जो भी वीडियोज़ है आप लोग उनको ज़रूर देख लीजिएगा। So question number 1, in F2 ratio the complementary gene action is, F2 ratio में जो complementary gene action उसका रेशियो कितना होता है? 9:3:4, 9:7, 15:1 और या 12:3:1। ठीक है, सभी रेशियो के बारे में बात करेंगे। कोई भी रेशियो आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री या डुप्लीकेट, मास्किंग, इनहिबिटरी, किसी भी तरीके का पूछा जा सकता है। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा, एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हमसे पूछा क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन क्या हो जाएगा? 9:7। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट। अगर आपसे पूछता है सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री जीन एक्शन, सो सप्लीमेंट्री जीन एक्शन क्या हो जाएगा? 9:3:4। इस सप्लीमेंट्री जीन एक्शन को 9:3:4 को हम क्या बोलते हैं? रेसेसिव एपिस्टेसिस, रेसेसिव एपिस्टेसिस। ठीक है, एपिस्टेसिस क्या होता है? इससे पहले वाले वीडियोस में हमने कुछ डिस्कस किया हुआ था कि वो कंडीशन जहां पर एक क्रोमोजोम नहीं करेंगे, एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर देता है। ठीक है, इट इज अ कंडीशन वेयर वन जीन मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन और सप्रेस अदर जीन, दैट इज कॉल्ड एज एपिस्टेसिस। सो 9:3:4 क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री जीन एक्शन। देन इसके बाद बात करते हैं 15:1। सो 15:1 आपका क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट जीन एक्शन। ठीक है, डुप्लीकेट जीन एक्शन, इट इज डुप्लीकेट जीन एक्शन, याद रखना। 15:1 इज अ डुप्लीकेट जीन एक्शन। 12:3 ये क्या हो जाएगा का? मास्किंग जीन एक्शन। ठीक है, मास्किंग जीन एक्शन। सो कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? डोमिनेंट एपिस्टेसिस, याद रखना है। ठीक है, सप्लीमेंट्री इज नोन एज रेसेसिव एपिस्टेसिस, मास्किंग जीन एक्शन इज नोन एज डोमिनेंट एपिस्टेसिस। और एक होता है इनहिबिटरी जीन एक्शन, वो भी बहुत बार पूछा जाता है आपका। कितना होता है? 13:1 लिख देता हूँ, इनहिबिटरी जीन एक्शन। ये आपको बुक में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, बट इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि बोलने और सुनने से बहुत ज़्यादा लर्न होता है, देखने और सुनने से। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा लर्न होगा एज कम्पेयर टू आप बुक में एक बार पढ़ के छोड़ देंगे। इसलिए मैं बताता हूँ, सभी ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी ये सभी चीज़ बुक में लिखी हुई, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस इज प्रपोज्ड बाय, जो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस है किसके द्वारा प्रपोज किया गया? DF जोन्स के द्वारा, डोनाल्ड के द्वारा, HS फ्लोर के द्वारा, वेंडर प्लैंक के द्वारा। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, सो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय HS फ्लोर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय HS फ्लोर। अब ये तो क्वेश्चन ठीक है, इसी से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछ लेता है किस क्रॉप में दिया था। ठीक है, सो किस क्रॉप में इन्होंने दिया था? लिनसीड, फ्लैग। ठीक है, किसके लिए? इन्होंने फ्लैक्स के लिए, फ्लैक्स रस्ट होता है, ठीक है, उसके लिए फ्लैक्स रस्ट। तो याद रखना क्रॉप लिनसीड। ठीक है, मेलानोस्पोरा लिनी, फ्लैक्स रस्ट के लिए, उसके लिए इन्होंने दिया था। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं DF जोन्स, जो इन्होंने क्या था, तो इनके बारे में पूछता है। DF जोन्स है डबल क्रॉस इन मेज, डबल क्रॉस इन मेज was given by DF जोन्स। ठीक है, देन डोनाल्ड क्रॉप आइडियोटाइप, मैंने वही ऑप्शन लिए हैं
ताकि एक्सप्लेन कर सकूँ, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एच फ्लोर का आपको पता है, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। वेंडर प्लैंक ये रिलेटेड हैं वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रेसिस्टेंस। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल रेसिस्टेंस से कौन रिलेटेड है? वेंडर प्लैंक। इतनी चीजें याद रखना है आपको। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3। हाँ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और है इसी में कि लाइक जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस, एक नेक्स्ट है वन जीन वन इंजाइम। ठीक है, वन जीन वन इंजाइम, ये जो हाइपोथेसिस है किसके द्वारा दिया गया? तो बहुत बार पूछा जाता है और पूछा जा चुका है, बिडल एंड टॉटम। बिडल एंड टॉटम, ईयर 1914 में। जीन फॉर जीन बाय एच फ्लोर एंड वन जीन वन इंजाइम वाज गिवन बाय बिडल एंड टॉटम इन 1914। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना है। Question number 3. The modern hybrid tea roses were evolved as a result of which of the following crosses? जो modern tea roses उसका किस चीज़ का क्रॉस है? ठीक है, सो इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन फ्लोरीबंडा एंड टी रोजेस। बहुत बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। किसके बीच का क्रॉस है? फ्लोरीबंडा एंड टी रोजेस के बीच का क्रॉस है। Then question number 4. A polyploid having chromosome set from different sources such as different species is known as. उसे क्या बोलेंगे? Autopolyploid, aneuploid, tetrapolyploid and allopolyploid. Tetrapolyploid तो जानते हैं, जहाँ पर 4x नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, सो अ क्रोमोसोम सेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज डिफरेंट स्पीसीज, जहाँ पर जो क्रोमोसोम सेट होंगे वो डिफरेंट सोर्स से आ रहे हैं, मतलब कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, स्पीसीज अलग अलग से आ रहे हैं, सो दैट इज एलोपॉलीप्लॉइड। ठीक है, एलो मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट सोर्सेज से आ रहे हैं, डिफरेंट स्पीसीज से आ रहे हैं, जैसे कह दीजिए एलोपॉलीप्लॉइड हो जाएगा। अगर यहीं पर होता फ्रॉम द सेम स्पीसीज या सेम सोर्स से आ रहे, देन वहां पर क्या हो जाएगा? ऑटोपॉलीप्लॉइड। ठीक है, ऑटो सेम, एलो डिफरेंट। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखना। टेट्राप्लॉइड आपको बता दिया, टेट्राप्लॉइड क्या होता है, जहाँ पर कि 4x नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब एनिप्लॉइड क्या होता है कि इंडिविजुअल हैविंग एबनॉर्मल नंबर ऑफ, ठीक है लिख देता हूं, इंडिविजुअल हैविंग एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, इन हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेट। ठीक है, so individual having abnormal number of chromosome in haploid से that is called as aneuploid। तो चारों याद रखना, ऑटो सेम, एनी हो गया, टेट्रा 4x और एलोप्लॉइड डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट स्पीसीज से। देन क्वेश्चन नंबर 5, डीएनए एज अ जेनेटिक एलिमेंट वाज शोन बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ। डीएनए एक जेनेटिक एलिमेंट है कि किसके द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था और शो किया गया था? एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकर्थी के द्वारा, वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा, मॉर्गन के द्वारा या मैक्सिमम गिलबर्ट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, वॉटसन और क्रिक लगा कर आएंगे। ठीक है, बट गलत है। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इसको उन्होंने दिया था, शो किया था। ठीक है, बट डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ये किसके द्वारा शो किया गया था? सो इट वाज शोन बाय एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकर्थी। ठीक है, इन्होंने कुछ बैक्टीरिया पर कुछ स्टडी की थी, जहां पर इन्होंने शो किया था कि डीएनए हमारा जेनेटिक एलिमेंट है। तो याद रखना, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकर्थी shows that DNA is a genetic material with the help of बैक्टीरिया, जहां पर इन्होंने कुछ वर्क किया था बैक्टीरिया पर। मॉर्गन से क्वेश्चन पूछता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय टीएच मॉर्गन। ठीक है, एक और इन्होंने थ्योरी दी थी, कौन सी थी? लिंकेज थ्योरी। ठीक है, इन्होंने एक और थ्योरी दी थी, लिंकेज थ्योरी। तो इतनी चीजें याद रखना है, मॉर्गन के थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड लिंकेज थ्योरी वाज गिवन बाय मॉर्गन। यही आपका पूछा जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है,
मैक्सम एंड गिलबर्ट, जिन्होंने अच्छे से जो लोग जेनेटिक्स पढ़ते हैं, तो डीएनए सीक्वेंसिंग नहीं, हाँ डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड्स जो दिए थे, कौन दिया था? मैक्सम एंड गिलबर्ट, ठीक है। डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड, डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड वाज गिवन बाय मैक्सम एंड गिलबर्ट, ठीक है। इतनी चीजें याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 6, एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजाइगस एंड होमोजेनियस पॉपुलेशन इज। ऐसी पॉपुलेशन जो कि होमोजाइगस है और होमोजीनियस है और हेट्रोजाइगस है। सो प्योर लाइन, ओपन पॉइंटेड वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी या टॉप क्रॉस, ठीक है। मीन्स वो आपका हेट्रोजाइगस भी है। हेट्रोजाइगस का मतलब हो गया कि डिफरेंट स्पीसीज, जो जीन्स हैं डिफरेंट स्पीसीज से आए हैं, ठीक है, अलग अलग जगह से आए, और होमोजीनियस है, बट एक जैसे हैं। सो प्योर लाइन क्या होती है? प्योर लाइन्स आर होमोजाइगस एंड होमोजीनियस, ठीक है। प्योर लाइन्स हमारी क्या होती है? होमोजाइगस और होमोजीनियस होती है, ठीक है। ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी है, ठीक है, तो ये पार्टिकुलर तो नहीं कह सकते, तो ये भी हमारा होमोजाइगस ही एक तरीके का, हेट्रोजाइगस होगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? हेट्रोजाइगस एज वेल एज होमोजीनियस। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हाइब्रिड वैरायटी। हाइब्रिड में क्या होता है? दो डिफरेंट चीजों को मिला करके हम एक नया F1 डेवलप करते हैं जो कि हाइब्रिड होता है। सो दैट इज हेट्रोजाइगस, और वो सभी होमोजीनियस भी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हाइब्रिड वैरायटी। टॉप क्रॉस क्या होता है? क्रॉस बिटवीन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इनब्रेड एंड इनटू ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के बीच में जो क्रॉस होता है वो क्या होता है? हमारा टॉप क्रॉस। इनब्रेड वैरायटी एंड ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। Then question number 7, which of the following statement regarding selfing is correct? Selfing के लिए कौन सा करेक्ट है? Improves heterozygosity, selfing जो है heterozygosity को improve करता है, ठीक है। इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द हेट्रोजाइगोसिटी, हेट्रोजाइगोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इट रिड्यूसेस द हेट्रोजाइगोसिटी, हेट्रोजाइगोसिटी को रिड्यूस करता है, या नन ऑफ दिस, ठीक है। सो अगर हम सेल्फिंग करते हैं तो सेल्फिंग से क्या होगा कि होमोजिनिटी आपकी इंक्रीज करती है, ठीक है। क्योंकि आप सेम स्पीसीज या सेम प्लांट के बीच में सेल्फिंग कर रहे हैं, तो उनके जो जीन्स हैं वही सेम जीन्स होते हैं, तो होमोजाइगोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। सो सेल्फिंग अगर हम करते हैं तो जो हेट्रोजाइगोसिटी वो क्या होगी? कम होगी। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इट रिड्यूसेस द हेट्रोजाइगोसिटी, हेट्रोजाइगोसिटी को रिड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 8, एन एग्जांपल ऑफ एंडोस्पर्मिक डाइकॉट सीड। कौन सा एग्जांपल है जो कि एंडोस्पर्मिक और डाइकॉट सीड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ ढूंढना है कि कौन से डाइकॉट सीड है, ठीक है। सो कैस्टर बीन आपका डाइकॉट है, पी है और ग्राम, ठीक है। ये हमारे क्या है? कैस्टर, हाँ ठीक है, ये हमारे क्या है? डाइकॉट है। अनियन हमारा क्या है? मोनोकॉट सीड है। तो ऑप्शन आपका ए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या है? डाइकॉट, ठीक है। अब बात होती है एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक का। सो कैस्टर हमारा क्या है? एंडोस्पर्मिक सीड है, वेयर एज पी एंड ग्राम, बीन्स, ये सभी आपके क्या होंगी? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होती। तो ये चीज याद रखना है, कौन सा एंडोस्पर्मिक है, कौन सा नॉन एंडोस्पर्मिक है। नॉन एंडोस्पर्मिक को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है। एल्ब्यूमिनस को हम एंडोस्पर्मिक भी बोलते हैं, और एक्स एल्ब्यूमिनस हमारा क्या हो जाएगा? नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9, सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर द स्टैंडर्ड कॉमर्शियल वैरायटी इज कॉल्ड। सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर इट्स बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स क्या होता है? हेट्रोसिस, ठीक है। सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स इज नोन एज हेट्रियोसिस। हेट्रोसिस टर्म किसके द्वारा दिया गया था? कंफ्यूजन होता है शल और हल में, ठीक है। देखिए हेट्रोसिस में एच आता है, लेकिन जिन्होंने दिया था उनके नाम में एच नहीं आता है, वो है शल। शल ने 1914 में टर्म हेट्रोसिस दिया था, याद रखना है, शल ने 1914 में टर्म हेट्रोसिस दिया था। अब हल, हल एक और टर्म आता है शल के लाइक, शल हल, ठीक है। हल ने क्या दिया था?
हल ने आई थिंक 1945 में टर्म दिया था रिकरेंट सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन, ठीक है। टर्म रिकरेंट सिलेक्शन वाज गिवन बाय हल इन 1945। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सुपेरिटी ऑफ F1 ओवर अ स्टैंडर्ड कॉमर्शियल वैरायटी, सो दैट इज नोन एज, हाँ एक और है रिलेटिव हेट्रोसिस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, तो क्योंकि हमारा वही सेम चीज है। रिलेटिव हेट्रोसिस को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हेट्रोसिस भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड हेट्रोसिस, ठीक है। रिलेटिव हेट्रोसिस इज नोन एज स्टैंडर्ड हेट्रोसिस। सभी के बारे में एक बार पहले देख लेते हैं कि हेट्रोबेल्टोसिस क्या होता है, लग्जरियस क्या होता है, इकोनॉमिक हेट्रोसिस क्या होता है और रिलेटिव हेट्रोसिस क्या होता है, ठीक है। हेट्रोबेल्टोसिस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि हेट्रोबेल्टोसिस क्या होता है। सो हेट्रोबोल्टोसिस मतलब होता है सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर बेटर पेरेंट्स, ठीक है, ओवर बेटर पेरेंट्स। जो भी हमारा बेटर पेरेंट्स है उसके कंपैरिजन में F1 की क्या सुपीरियरिटी, उससे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोबेल्टोसिस, ठीक है, ओवर बेटर पेरेंट्स। लग्जरियंस क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपका हेट्रोसिस में क्या हम कंपेयर करते हैं ईल्ड से, ठीक है। लग्जरियंस में क्या होता है कि ईल्ड कम होती है बट उसका जो ओवरऑल वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होता है। सो वो क्या होता है, लग्जरियंस। लग्जरियंस इज अ टाइप ऑफ हेट्रोसिस इन टर्म्स ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसे हम सीडियो हेट्रोसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सीडियो हेट्रोसिस। इसके बाद आता है इकोनॉमिक हेट्रोसिस, ठीक है, जो आपका ऊपर दिया हुआ है सुपेरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर स्टैंडर्ड कॉमर्शियल वैरायटी, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक हाइड्रोसिस, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैंने लिखा है स्टैंडर्ड हेट्रियोसिस बट ये स्टैंडर्ड नहीं होगा, स्टैंडर्ड हेट्रोसिस आपका क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक, ठीक है, स्टैंडर्ड हेट्रोसिस आपका क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स। हाँ, रिलेटिव को हम बोलते हैं एवरेज, एवरेज हेट्रोसिस क्या हो जाएगा, सो थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा कि हेट्रोबेल्टोसिस ओवर बेटर पेरेंट्स, लग्जरियंस ऑल्सो नोन एज सीडियो हेट्रोसिस, और इन टर्म्स ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ हमारा क्या होता है, लग्जरियंस कहलाता है। इकोनॉमिक हेट्रोसिस को स्टैंडर्ड हेट्रोसिस बोलते हैं, जो कि ऊपर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट क्वेश्चन का। और रिलेटिव हेट्रोसिस को हम एवरेज हेट्रोसिस के नाम से जानते हैं, जहाँ पर एवरेज से हम कंपेयर करते हैं F1 को, सो दैट इज नोन एज रिलेटिव हेट्रोसिस। Then question number 10, the immediate effect of pollen on the character of endosperm is called, ठीक है। मोस्ट टाइम ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमीडिएट इफेक्ट ऑफ पोलन ऑन द कैरेक्टर ऑफ एंडोस्पर्म कह देगा आपका, ठीक है, सीड कहेगा या फ्रूट कहेगा, तो इन तीनों चीज में क्या हो जाएगा, जीनिया, इट इज कॉल्ड एज जीनिया। इमीडिएट इफेक्ट ऑफ पोलन ऑन कैरेक्टर ऑफ एंडोस्पर्म या सीड या फ्रूट, दैट इज कॉल्ड एज जीनिया, ठीक है। बट यहीं पर क्या हो जाएगा, इमीडिएट इफेक्ट ऑफ पोलन ऑन पेरिकार्प, ठीक है, या पेरिकार्प कह देगा, या आपसे कह सकता है कि सीड कोट, ठीक है, फ्रूट सेल जो होता है आउटर कोट पे, वो क्या हो जाएगा, मेटाजीनिया, ठीक है। तो याद रखना, एपिस्टेटिस बता चुका हूँ, मास्किंग इफेक्ट होता है। सो जीनिया सीड और फ्रूट या एंडोस्पर्म पर पोलन का इफेक्ट, और मेटाजीनिया पेरिकार्प या सीड कोट पर पोलन का इफेक्ट, तो उसे क्या बोलेंगे, मेटाजीनिया। एक क्वेश्चन और इसमें पूछता है, एग्जाम्पल ऑफ मेटाजीनिया एंड जीनिया, क्रॉप का एग्जाम्पल पूछता है, किस क्रॉप में आपको जीनिया और मेटाजीनिया देखने को मिलता है। सो जीनिया जो आपको देखने को मिलेगा वो मेज में देखने को मिलेगा, मेज, ठीक है, ऐसे याद रखना है। मेज में 5 अक्षर का नाम है और 5 लेटर्स इसमें भी है। मेटाजीनिया के लिए एग्जाम्पल है डेट पाम, ठीक है, मेटाजीनिया के लिए क्या है, डेट पाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, मेटाजीनिया, डेट पाम, जीनिया, मेज। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज डायरेक्टली एज अ वेराइटी, इनमें से कौन है जिसको हम डायरेक्टली एज अ वेराइटी नहीं यूज कर सकते, क्लोन को, प्योर लाइन को, F1 जनरेशन को, या इनब्रिड लाइन को, ठीक है। तो किसको हम एज अ वेराइटी नहीं यूज कर सकते हैं, सो इनब्रिड इज नेवर यूज्ड एज अ वेराइटी, वाइल अदर्स क्लोन, प्योर लाइन और F1 जनरेशन, जो कि हमको जो F1 क्या होता है, हाइब्रिड होता है, तो वो हम एज अ वेराइटी यूज करते हैं, बट इनब्रिड को नहीं यूज करते। इनब्रिड मेनली हमारा किसी चीज को डेवलप करने के लिए
या किसी लाइन को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। सो इनब्रीड होता क्या है कि जब किसी भी वैरायटी को हम लगातार इनब्रीड करते हैं, सेल्फिंग करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, एक, तो उसे जो प्रोडक्ट आएगा वो इनब्रीड होगा। ठीक है। सिंपली जो लाइन इनब्रीडिंग के द्वारा डेवलप होती है उसे हम इनब्रीड लाइन बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इनब्रीड। इट इज नेवर यूज एज अ वेराइटी डायरेक्टली। Question number 12. The method of breeding that give maximum opportunity for the breeder to use his or her skill in judgment for the selection of plant. ठीक है, कौन सा ब्रीडिंग मेथड। फ्रेंड्स, अगर आप पेड पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905601596 पर। ठीक है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल है हितेश एजी, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पर डे क्विजेस आ रहे हैं इस समय, के भी बच्चों का एग्जाम है। सो मैं पर डे अपलोड करता हूँ क्विजेस, बेनिफिशियल आपके लिए बहुत हैं। और पेड पीडीएफ के लिए आप में कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कम्पिटिटिव एग्रीकल्चर से रिलेटेड होना चाहिए, हम आपको पेड पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे अगर हमारे पास होगा तब। और सिलेबस आप लोग जरूर सेंड किया करिए, जिस चीज़ का भी, जिस कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं। सो कौन सा मेथड जो कि ब्रीडर को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देता है उसमें उसके जो भी स्किल्स हैं उसका यूज करने के लिए। ठीक है। सो दैट इज पेडिग्री मेथड। पेडिग्री में क्या होता है, एक एंसेस्ट्री की जो रिकॉर्ड होती है उसको मेंटेन करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ब्रीडर अपना जजमेंट या स्किल को यूज करता है, जज करता है, और फिर फर्दर सिलेक्शन करता है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, पेडिग्री मेथड। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।